नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वॉर जोन से आ रही बहुत बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। किंजल मिसाइल से हमला कर सकती है रूसी सेना। रूसी एयरबेस से फाइटर जेट ने उड़ान भरी है और कीव में हमले का अलर्ट जारी हुआ है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। कीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है। कीव में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी मिल रही है कि कीव में लगातार सायरन बजने की आवाज लोगों के कानों को लगातार सुनाई पड़ रही है। इसके साथ ही साथ जानकारी ये इस वक्त मिल रही है कि वहां पर किसी भी वक्त स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो रूसी एयरक्राफ्ट यूक्रेन की राजधानी में आज रात किंजल से प्रहार करने वाली है। किंजल से हमला हुआ तो कीव में बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। लेकिन पिछले 24 घंटे में, जी हां, पिछले 24 घंटे में रूस ने जिस तरह से हमले किए हैं उससे यूक्रेन की हार तय हो गई है। 15 घंटे से रूसी सेना यूक्रेन को किस तरह से दहला रही है, अब इसकी वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आसमान में उड़ता ये रूस का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने यूक्रेनी जमीन को विध्वंसक बारूद से दहला दिया। और रूस ने Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर से डोनेट्स्क के कई ठिकानों पर मिसाइल्स दागी। जंग शुरू होने के बाद से अब तक पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के ठिकानों पर यह रूस का सबसे बड़ा अटैक है। यह वीडियो कुपियान से आया है। यहां बैटल ग्राउंड में रूस के ज़ापाट ग्रुप ने बेहिसाब बमबारी की। दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद यूक्रेनी फौज काफी पीछे हट गई। यह वीडियो ज़ैपोरिज़िया से आया है। यहां रशियन पैराट्रूपर्स बेहद सधे हुए कदमों से दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। पहली नजर में यह वीडियो किसी ट्रेनिंग सेंटर का लग रहा है, लेकिन यह रियल बैटल ग्राउंड है। टेक ऑफ करने के सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट ने दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल्स के बौछार कर दी। डोनेट्स्क में रशियन फाइटर जेट्स ने S-8 रॉकेट से यूक्रेन के कई ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक किया। और रूस ने एक के बाद एक लगातार टैंक से मिसाइल्स दागकर डोनेट्स्क को दहला दिया। बैटल ग्राउंड में टैंक्स के साथ ही आर्टिलरी ने भी पोजीशंस ले रखी थी। इसके साथ ही एडवांस रॉकेट लॉन्चर से भी यूक्रेन पर हमले किए गए। यह रशियन मिसाइल से हुए हमले के बाद का खौफनाक मंजर है। रूस ने इतनी मिसाइल्स दागी कि कंक्रीट की बनी इमारतें भी आग से दहल उठी। पूरे इलाके को धुएं ने अपनी आगोश में ले लिया। यह वीडियो ब्लैक सी के पास ओडेसा से आया है। इस वीडियो को देखकर कोई ये नहीं सोच सकता कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, वो कीव जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति का घर है, यूक्रेन की संसद है। इस शहर में रूस ने इतनी मिसाइल्स बरसाई कि कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ध्वस्त हो गए। रूस की मिसाइल से कीव के इस इलाके में लगी आग अब तक नहीं बुझी है। 2000 स्क्वायर फीट इलाके में बने 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रशियन मिसाइल्स ने निशाना बनाया। इस अटैक में 9 लोग मारे गए और 24 लोग जख्मी हुए हैं। ये कीव का आसमान है। रूस के मिसाइल्स अटैक के बाद कीव की पूरी स्काईलाइन काले धुएं से भर गई। रूस ने कीव के मशहूर टावर को भी आग से दहला दिया।
कीव के कई हिस्सों में भीषण आगजनी हुई। सैकड़ों लोगों को अपने घर से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। रशियन अटैक के बाद नेपरो का एक खौफनाक मंजर देखिए। विशालकाय इमारतें और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस पूरी तरह से खाक में मिल गए। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। इस पूरे इलाके को रूस ने एक ही झटके में तबाह कर दिया। ये कीव का शेवकिव्स्की इलाका है। रशियन अटैक के बाद कई इमारतें अब भी आग में धधक रही हैं। रेस्क्यू में दर्जनों फायर फाइटर्स लगे हैं, लेकिन रूस की मिसाइल से लगी आग अब तक इमारतों को झुलसा रही है। यह वीडियो ओडेसा से आया है। रशियन मिसाइल्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कई घरों में लगी आग अब तक नहीं बुझी है। घरों में रहने वाले लोग सड़कों पर हैं और फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हैं। मिसाइल अटैक से ओडेसा धुआं था। तभी ठीक सामने रूसी मिसाइल आकर गिरी। हमले का वीडियो कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो को देखकर यकीन नहीं होता कि यूक्रेन का एक शहर है जहां आम लोग रहते हैं। दिन में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के साथ रात को भी रशियन फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखा। रात के अंधेरे में यूक्रेनी ठिकानों को बारूद से दहला दिया गया। रूस के बेहद तेज हमलों के बाद यूक्रेन में रेस्क्यू तेज कर दिया गया है। यह शख्स कंक्रीट के ढेर में घंटों दबा रहा। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर इस शख्स को बचा लिया। यूक्रेन का एक पुजारी अपने घर में धार्मिक काम को अंजाम दे रहा था। तभी इसके घर पर आसमान से हमला हुआ। हमला इतना जोरदार था कि इसके घर के अंदर छत का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया। पुजारी की किस्मत अच्छी थी कि छत का हिस्सा उसके सिर पर नहीं गिरा। रूस ने ओडेसा और कीव को दहलाने के साथ ही मिकोलेव में भी भीषण अटैक किया। आधी रात को रूस के एक सैनिक ने एंटी टैंक गन से यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दी। यूक्रेन पर सबसे बड़े अटैक में रूस ने क्रूज मिसाइल से भी हमला किया। रशियन फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के ठिकानों पर KH-101 मिसाइल झोंकी। यूक्रेन के लवीव पर भी रूस ने आसमान से हमला किया। रूस ने लवीव के आर्मर्ड प्लांट को निशाना बनाया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और घंटों काला धुआं आसमान में उठता रहा। बड़ी खबर आ रही है, कुपियांस्क में भी रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना ने MLRS से धावा बोला है। यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशन तबाह हो गई है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। पुतिन ने युद्ध के मैदान में नया प्रयोग कर दिया है। ये वो प्रयोग है जिससे यूक्रेन विनाश का योग बन गया है। ये वो प्रयोग है जिससे यूक्रेन के 100 शहर खंडहर बन गए हैं। यूक्रेन को अब हार से कोई नहीं बचा सकता। बाइडेन को बेइज्जती से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पुतिन ने अब हमले की नई और खतरनाक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पुतिन सेना अब ट्रैप अटैक कर रही है। हमले का ये वो तरीका है जिससे नेटो के घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुतिन का ये ट्रैप अटैक क्या है और कीव में तैनात नेटो के 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने क्यों फेल हो गए हैं। इस वक्त सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो देशों में दहशत की नई लहर पहुंच गई है।
उस कहर की लहर है जिससे यूक्रेन में शहर शहर बारूदी गदर मचा हुआ है। यूक्रेनी शहर खंडर इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि नए साल से पहले पुतिन सेना ने हमले का नया तरीका अपना लिया है। हमले का ये वो तरीका है जिसे रोकना यूक्रेन के बस की बात नहीं। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत नाटो के सभी ताकतवर देश ऐसे हमलों को नहीं रोक सकते। पुतिन पलटन इस वक्त हमले से पहले ट्रैप कर रही है, जिसके जाल में कीव में तैनात नाटो के 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गए हैं। नाटो ने कीव की सुरक्षा में दुनिया के खतरनाक एयर डिफेंस की तैनाती की है, लेकिन हैरानी की बात है कि नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। वो रूसी सेना की मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कीव का सुरक्षा कवच नाकाम हो चुका है, लिहाजा यूक्रेन में तबाही की नई आंधी आ गई है। रूसी फौज यूक्रेन के शहरों पर इतनी मिसाइलें दाग रही है कि यूक्रेन की धरती छलनी होती जा रही है। 24 घंटे के अंदर पुतिन सेना यूक्रेन में 250 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुकी है। इनमें से 95% हमले पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में तैनात नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों और ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। नाटो के एयर डिफेंस ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिए रूस की बमबारी बहुत तेज हो गई है। यूक्रेन के साथ साथ नाटो के लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो सवाल यही है कि आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया है कि नाटो के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या पुतिन सेना ने हमले के लिए कोई नई तकनीक अपना ली है? इस सवाल का जवाब है हाँ। रूसी फौज इस वक्त जो हमले कर रही है उसको लेकर बहुत ही विस्फोटक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए 4 नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया है। रूस जिन किंजल और क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहा है उसमें थर्मल ट्रैप लगाए गए हैं। इसके अलावा करने का ढंग बेहद अनोखा है। मिसाइल में एक कंटेनर होता है, इसमें से छोटे छोटे प्रोटेक्शन गियर हैं। जैसे ही किसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल आती होती है, इसके प्रोटेक्शन गियर से वो टुकड़ा खुद ब खुद डिफेंस सिस्टम के रास्ते में आ जाता है, जिससे डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ध्वस्त हो जाती है। पुतिन के दूसरे ट्रैप का नाम है ब्लाइंड ट्रैप। मिसाइल में ब्लाइंड ट्रैप लगाया गया है जो मिसाइल के पूरी ट्रेजेक्टरी के आगे पीछे या किसी और दिशा में हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे डिफेंस सिस्टम उस हीट ट्रैप को डिटेक्ट करता है और गलत निशाना लगाता है। साथ ही रूस की मिसाइल सही निशाने पर इससे लगती है। तीसरे ट्रैप का नाम है फ्लेयर ट्रैप। रूसी सेना ने कुछ मिसाइलों में इंफ्रारेड फ्लेयर ट्रैप लगाए हैं। ये ट्रैप मिसाइल से लगातार निकलते हैं, लेकिन मिसाइल से काफी दूर जाकर एक्टिव होते हैं। इससे नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि अगला जो असली टारगेट है वो है तो है क्या। पुतिन का चौथा ट्रैप है फ्रेगमेंटेड ट्रैप। इस तकनीक का भी इस्तेमाल कई मिसाइलों में किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल आखिर कैसे किया जा रहा है। इसमें दागी गई मिसाइल में ही डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को ध्वस्त करने का रॉकेट लगा होता है। ये रॉकेट डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को टारगेट पर पहुंचने से पहले हिट करता है या डाइवर्ट कर देता है।
पुतिन सेना के हमले की ये वही ट्रैप नीति है जिससे यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। पुतिन पलटन 4 तरह की ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है। इस ट्रैप में नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से फंस जा रहे हैं। रूसी सेना ने ट्रैप अटैक का इस्तेमाल करना तब शुरू किया जब पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स को अल्टीमेटम दे दिया। पुतिन ने सेना को आदेश दिया कि नए साल में नीपर नदी के पूर्व में जितने भी इलाके हैं उन पर कब्जा किया जाए। चेरनिहिव, सुमी, पोल्टावा, खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया, मारिउपोल, मेलिटोपोल, बर्दियांस्क और खेरसॉन ये वो इलाके हैं जिन पर कब्जा करने का रूसी सेना को टास्क दिया गया था। कब्जा करने की मियाद 15 जनवरी 2024 तक रखी गई। पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी फौज ने जमीन से लेकर आसमान और समंदर से भीषण हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन रूसी फौज को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। यूक्रेन में तैनात नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमले को लगातार नाकाम कर रहे थे। इस बात से भड़की रूसी सेना ने ट्रैप अटैक का रास्ता अख्तियार कर लिया। इसी के बाद से यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। रूसी सेना के ज्यादातर हमले कामयाब हो रहे हैं, लिहाजा अमेरिका समेत पूरा नाटो परेशान है। नाटो को समझ नहीं आ रहा है कि वो यूक्रेन की सुरक्षा करे तो कैसे करे। यूक्रेन और नाटो को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रूसी फौज का टारगेट पूरी तरह से क्लियर है। 15 जनवरी तक पूर्वी यूक्रेन पर विजय और उसके बाद कीव पर फतह। रूसी सेना का कीव विजय ऑपरेशन इसलिए भी बहुत जल्दी संभव हो सकता है क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो लड़ने के लिए सैनिक हैं, ना ही हथियार। ऐसे में उसकी हार तय मानी जा रही है। यह सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी बल्कि नाटो की हार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, क्रिमिया के पास यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट लगी है। रूसी सेना में यूक्रेन की पेट्रोल बोट तबाह हो गई है। रूस की ब्लैक सी फ्लीट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन में जानकारी जो मिल रही है कि वो पेट्रोल बोट तबाह हुई है और साथ ही इंफॉर्मेशन ये है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने ये कारनामा किया है। और इस ऑपरेशन में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो ये कि रूसी हमले में यूक्रेन की पेट्रोल बोट तबाह हो गई है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है। इधर आपको जानकारी दे दें कि 24 घंटे बाद भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। पुतिन के प्रतिशोध की अग्नि में यूक्रेन के दर्जनों शहर धधक रहे हैं। इधर रूस ने बॉम्बर के बाद अपने 30 अटैक हेलीकॉप्टर्स को वॉर ग्राउंड में उतार दिया है और रूस के निशाने पर इस वक्त 3 प्रांत हैं जहां बीते 24 घंटे में रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से 100 से ज्यादा हमले किए हैं। मगर सवाल है कि 2023 के आखिरी दिनों में रूस इतना आक्रामक क्यों हो गया है? आखिर इसके पीछे पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। तारीख बदल चुकी है, दिन बदल चुका है। कुछ नहीं बदला तो वो है यूक्रेन के शहरों में होते धमाके। चौबीस घंटे बीत जाने के बाद भी यूक्रेन की जमीन धधक रही है।
रूसी हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट यूक्रेनी शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं। ब्लैक सी से दागी जा रही क्रूज मिसाइलें ओडेसा को राख बना रही हैं। यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आखिर नए साल से पहले रूस आक्रामक क्यों है और यूक्रेन में कहां कितनी तबाही मची है, उसकी सबसे पुख्ता और विश्वसनीय रिपोर्ट आपको देंगे। मगर उससे पहले कुछ यूक्रेनी शहरों का हाल देख लीजिए। ये तस्वीरें निप्रो शहर की हैं, जहां सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कि अचानक आसमान से एक मिसाइल गिरी, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। ये कीव की तस्वीरें हैं, जहां एक मॉल के सामने मिसाइल गिरी, जिसके बाद हर तरफ तबाही के निशान नजर आने लगे। यूक्रेन का ओडेसा भी रूसी हमलों से धधक उठा। तबाही की ये तस्वीरें ओडेसा में मौजूद एक अपार्टमेंट के ठीक बाहर की हैं। लवीव में भी रूस की वायुसेना ने KH-101 मिसाइलें दागकर कोहराम मचाया। यूक्रेनी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमलों में शाम 5 बजे तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 200 नागरिक भी जख्मी बताए गए हैं। रूस ने यूक्रेन की सैन्य इमारतों, पावर हाउस और अस्पतालों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। दरअसल 28 सितंबर को पुतिन ने कीव सहित यूक्रेन के 4 प्रांत पर हमले का ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद से ही रूसी सेना आक्रामक है और लगातार हमले कर रही है। बीते 48 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 122 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस के इस बारूदी प्रहार के सामने अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने भी घुटने टेक दिए हैं। ये दावा खुद यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने किया है। दावे के मुताबिक रूसी हमले के आगे यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। रूसी मिसाइलें अमेरिकी पेट्रियट पर भारी पड़ रही हैं। अमेरिका पेट्रियट KH-22 मिसाइलों को रोकने में फेल हो गया है। साफ अमेरिका के हथियार रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में रूसी हमले अब बेलगाम हो चुके हैं और यूक्रेन बेबस। रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले आज भी जारी हैं। 29 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन पर 87 मिसाइलें दागी थी, वहीं आज 35 मिसाइलों से हमला किया है। कल रूस ने यूक्रेन पर 27 ड्रोन हमले किए थे। आज रूस ने ड्रोन अटैक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने 60 ड्रोन दागे हैं। कल यूक्रेन के कुल 4 प्रांतों को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट बनाया गया है। वहीं आज 3 प्रांतों पर हमले किए गए हैं। 29 दिसंबर को रूस ने हमलों के लिए 10,000 करोड़ के हथियार इस्तेमाल किए। आज के आंकड़े आने अभी बाकी हैं आपको, लेकिन साथ ही ये भी बता दें अब कि रूस ने हमले के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया है। 29 दिसंबर को यूक्रेन के शहरों पर ईरान में बने शाहेद 136 और शाहेद 131 ड्रोन से हमले किए गए थे। आज शाहेद के साथ सीरियस और ओरियन 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही ब्लैक सी फ्लीट से KH-22 और KH-101 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं। कल रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेसा, निप्रो, खार्किव, लवीव, ज़ेपोरिज़िया, सोलोमेंस्की, निप्रोपेट्रोवर्स्क, कोलोटोव, सूमी और खमेलनित्स्की को टारगेट किया था। जबकि 30 अक्टूबर को रूस के टारगेट पर ओडेसा, निप्रो, ज़ेपोरिज़िया, निप्रोपेट्रोवर्स्क और खार्किव रहे। ये वो शहर हैं जिन पर रूस ने ताजा हमले किए हैं। इस वक्त रूस का प्राइमरी टारगेट डोनेस्क है। यहाँ रूसी वायुसेना के Mi-28 हेलीकॉप्टर कई घंटों से हमले कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी के टैंक और तोपों को तबाह कर रहे हैं।
डोनेस्क में रूस के 30 से ज्यादा Mi-28 हेलीकॉप्टर बमबारी कर रहे हैं। आसमान से अनगाइडेड मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस ने डोनेस्क में 5 यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं 12 टैंक और 15 होवित्जर तोपें जलकर खाक हो चुकी हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अवदिव्का पहुंचे। उन्होंने अवदिव्का में मौजूद यूक्रेनी हेडक्वार्टर में अपने कमांडर्स से बात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। रूस डोनेस्क से कुछ किलोमीटर दूर पूर्वी शहरों को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए डोनेस्क में रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, जिससे रूस की ग्राउंड फोर्स तेजी से आगे बढ़ सके और यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर सके। मगर सवाल है कि अचानक रूस यूक्रेन पर इतना आक्रामक क्यों हो गया है? उसके इन हमलों का मकसद क्या है? रूस के आक्रामक रवैये के पीछे है नाटो के खत्म हो रहे हथियार। रूस ये जानता है कि यूक्रेन के पास लड़ने के लिए अब ज्यादा हथियार नहीं बचे हैं। यूनाइटेड नेशन में रूसी प्रतिनिधि ने कहा, कीव यूक्रेन के मैदान में और नहीं लड़ सकता। उसके पास संसाधन खत्म हो चुके हैं। वो युद्ध में यथास्थिति बनाए रखने में भी सक्षम नहीं है। यूक्रेन और उसके सहयोगियों की सभी योजनाएं विफल रही। बहुत जल्द बुरी खबर सुनने के लिए तैयार रहे। कुछ ऐसा ही दावा रूसी राजनयिक कॉन्स्टेंटिन गैवरिलोव ने भी किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं। नाटो और अमेरिका के हथियार डिपो खाली है। इसलिए पश्चिम से अब बेहद कम हथियार आ रहे हैं। अब यह आपूर्ति बढ़ने वाली नहीं है। साफ है, रूस जानता है कि यूक्रेन के पास अब लड़ने के लिए बेहद कम हथियार बचे हैं। अमेरिका और नाटो से भी उसे खास मदद मिलने वाली नहीं है। ऐसे में यूक्रेन पर जीत को लेकर रूस आत्मविश्वास से भर चुका है। पुतिन ने यूक्रेन फतह के आखिरी प्लान को हरी झंडी दे दी। हालांकि यूक्रेन अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन ने अपने बचे हुए डिफेंस सिस्टम को रिहायशी इलाकों में तैनात कर दिया है और रूस पर पलटवार की कोशिश कर रहा है। ये ब्रियांस्क की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने एक ऑयल टैंकर को उड़ा दिया। ब्रियांस्क में ही यूक्रेन ने एक रेडियो फैक्ट्री को तबाह कर दिया। दावा है कि यह फैक्ट्री रूसी सेना से जुड़ी थी। नोवी उरेंगाई में भी यूक्रेन ने एक बॉयलर फैक्ट्री को उड़ा दिया। साफ है कि यूक्रेन पलटवार की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रूस के लिए ये हमले दिवाली के पटाखों से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि रूस को यूक्रेन फतह का खुला मैदान साफ साफ दिख रहा है और अब वो रुकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, रूसी धरती पर यूक्रेन का पलटवार हुआ है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने कई हमले किए हैं। यूक्रेनी हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। 2 बच्चों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। Блядь! Мама, у вас все нормально? यूक्रेन और गाजा की जंग के बीच पुतिन बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन के बारूदी घात से नेटो को बड़े हमले की दहशत सता रही है। नेटो के अंदर इस बात को लेकर खौफ है कि रूस किसी भी वक्त किसी नेटो देश पर परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। इस रिपोर्ट में आपको ये भी हम बताएंगे कि पुतिन के टारगेट पर कौन से नेटो देश हैं और साथ ही ये भी देखिए कि यूक्रेन में रूस के भीषण मिसाइल हमलों के बाद ये क्यों माना जा रहा है कि पुतिन ने वर्ल्ड वॉर की पूरी तैयारी की हुई है।
क्या विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है? क्या पुतिन ने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी है? रूसी हमलों से नाटो में क्यों खौफ है? एक तरफ पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने नाटो के सदस्य पोलैंड पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रूसी मिसाइलें पोलैंड तक पहुंच गई हैं। रूसी मिसाइल के पोलैंड पहुंचने से नाटो देशों में पुतिन के बड़े हमले की दहशत बढ़ गई है। नाटो देशों के अंदर पुतिन की चढ़ाई को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी के रूप में प्रमाण माना जा रहा है। नाटो देश पोलैंड का वो सनसनीखेज दावा जिसके बाद नाटो के अंदर पुतिन के हमलों को लेकर खलबली मच गई है। दावा किया गया कि शुक्रवार को रूस की मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में चली गई। पोलैंड के दक्षिण ल्यूबेल्स्की इलाके में देखी गई मिसाइल। रूसी मिसाइल यूक्रेन की सीमा से 4 मील अंदर तक चली गई। मिसाइल लगभग 3 मिनट तक पोलैंड के एयर स्पेस में रही। इसके बाद रूसी मिसाइल वापस यूक्रेन के एयर स्पेस में लौट आई। रूसी मिसाइल के पोलैंड के एयर स्पेस में घुसते ही पोलैंड का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। पोलैंड का ऑपरेशनल कमांड जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। दावा किया गया कि पोलैंड के आसमान में हड़कंप मचाने वाली रूस की एक गाइडेड मिसाइल थी। पोलैंड के आसमान में मिसाइल की दहशत से पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 48 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर करीब 200 मिसाइलें दागी। रूस ने एक साथ ही यूक्रेन के 8 शहरों में बड़ा मिसाइल अटैक किया था। रूस ने यूक्रेन के अंदर ड्रोन से भी विध्वंसक हवाई हमले किए थे। यूक्रेन पर सबसे बड़े मिसाइल हमलों के चंद घंटों के अंदर ही जब पुतिन की मिसाइल ने पोलैंड को भी दहला दिया तो पोलैंड ने रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने इस तरह की बारूदी हरकत दोहराई तो पोलैंड रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है रूस और पोलैंड के बीच टकराव के कई मौके आए, लेकिन हर बार दोनों के बीच सीधी जंग होने से बच गई। नवंबर 2022 में भी रूस की एक अनगाइडेड मिसाइल दक्षिणी पोलैंड के एक गांव में गिरी थी। उस मिसाइल हमले में पोलैंड के 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी पोलैंड के अंदर रूसी मिसाइल गिरने का दावा किया गया था। पोलैंड के आसमान के ऊपर एक बार फिर रूसी मिसाइल गरजने के बाद नेटो की चिंताएं बढ़ गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस नेटो देशों पर बड़ा हमला कर सकता है। नेटो देशों को पुतिन के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमलों और नाटो देशों को पुतिन की नई चुनौती से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका भी ये मानता है कि यूक्रेन की हालत जर्जर होने के बाद पुतिन की नजर अब नाटो और यूक्रेन के सहायक देशों पर है। पुतिन के निशाने पर पोलैंड के अलावा फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्वीडन, जर्मनी और ब्रिटेन है। ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में रूस के हवाई हमलों के बाद एक बार फिर ऐलान किया कि वो यूक्रेन को तबाह नहीं होने देंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से जल्द यूक्रेन को सैन्य मदद और हथियार देने पर मोहर लगाए जाने की अपील की है।
मानना है कि अगर जल्द ही यूक्रेन को नए हथियार और पैसे नहीं दिए गए तो पुतिन इस मौके को महाविध्वंस में बदल सकते हैं। यूक्रेन में रूस की जीत को करीब देखकर नेटो देशों ने यूक्रेन को नए हथियार देने की शुरुआत कर दी है। इस बीच अमेरिका ने रूस को बड़ी चेतावनी भी दी है। बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन को मिटाना चाहता है, इसलिए रूस को रोकना बहुत जरूरी है। अगर यूक्रेन के साथ रूस जीता तो अमेरिका के साथ टकराव बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन को हार से बचाने के लिए नाटो की तरफ से नए हथियार दिए गए तो इससे पुतिन का गुस्सा और बढ़ेगा और रूस के हमले और ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे। बाइडेन के बयान के बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी है। वॉशिंगटन में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी शहद जारी रहने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी गंभीर हो गया है। यूएनएससी ने रूसी हमलों के बाद आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें इस बात के लिए पुरजोर कोशिश की गई कि नाटो को यूक्रेन के समर्थन के लिए जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने होंगे, वरना पुतिन महाविध्वंस का ट्रिगर दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी सेना का रूसी पोजीशन पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने ब्रेडली से भीषण प्रहार किया है और हमले में रूस से जानकारी मिल रही है कि रूसी सेना के ठिकाने बर्बाद इस दौरान हुए हैं। हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और यूक्रेन ने ब्रेडली से भीषण प्रहार किया है, उसकी तस्वीरें हैं। जंग में पहली बार पुतिन का दाव गेम चेंजर साबित हो रहा है। जंग में पहली बार ऐसा लग रहा है कि रूस ने ये जंग लगभग जीत ली है, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन कभी इतना कमजोर नहीं लगा। क्या इसकी वजह यूक्रेन की तरफ अमेरिका की अनदेखी है? क्या गाजा में जारी लड़ाई की वजह से अमेरिका यूक्रेन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है? सवाल कई है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुतिन न सिर्फ जंग में सबसे खतरनाक हथियार झोंक रहे हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी दुनिया को मनाने में लगे हुए हैं। यूक्रेन को मदद कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये बात अमेरिका को लगभग क्या समझ आ गई है। इस पूरे हालात को हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। ठीक एक साल पहले जब जेलेंस्की बाखमुत के बैटल ग्राउंड से होते हुए अमेरिका पहुंचे थे, बाइडेन से मुलाकात की थी, यूएस सीनेट को संबोधित किया था। जेलेंस्की के संबोधन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सीनेट गूंज गया था। तब अमेरिका में जेलेंस्की का हीरो की तरफ वेलकम हुआ था। जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया था कि साल 2023 यूक्रेन का होगा, ये साल गेम चेंजर होगा, यूक्रेन को जीत हासिल होगी। लेकिन एक साल के अंदर बाजी पूरी तरह से पलट गई है। पुतिन ने अब अपना वो रौद्र रूप दिखाया है जिसके आगे यूक्रेनी फौज बौनी नजर आ रही है। पिछले एक साल में पुतिन ने साबित कर दिया कि पश्चिमी देशों के बैन से उसकी इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि पुतिन ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर मशीन में बदल दिया है। और इधर यूक्रेन लगातार रूस के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। सवाल उठता है, जब अमेरिका समेत इतने पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ हैं, तो आखिर जंग में यूक्रेन की हार क्यों दिखाई दे रही है? इन सवालों की तह में जाने पर एक और जंग दिखने लगती है। इजराइल और हमास के बीच पिछले करीब 2.5 महीने से जारी भीषण जंग। क्या गाजा के आफ्टर इफेक्ट से यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है?
क्या गाजा की वजह से यूक्रेन की बारूदी सप्लाई रुक गई है? सच्चाई तो यह है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस को भी लग रहा है कि वो जंग जीतने के करीब है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास वॉर के शुरू होने के बाद से अमेरिका भी इजराइल को खुलकर सपोर्ट करने में लगा है। ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए बाइडेन को पश्चिमी देशों और खुद अपनी ही सीनेट को मनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है जंग को 2 साल होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, जबकि इस जंग से नुकसान के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ है। वहीं बाइडेन चीख चीख कर कह रहे हैं, पुतिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कराने में अपने सहयोगियों को बनाने में नाकाम रहे। हमें पुतिन को जरूर गलत साबित करना है। जबकि हकीकत यह है कि बाइडेन के लिए अपने ही सहयोगियों और खासकर अपनी सीनेट को मनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने यूक्रेन की मदद पर सवाल उठाए हैं। कई सांसदों ने तो यहां तक कहा कि 61 बिलियन डॉलर की मदद गैर जरूरी है। हंगरी ने भी यूक्रेन की मदद से हाथ पीछे खींच लिए हैं। हंगरी ने यूक्रेन के 55 बिलियन डॉलर की मदद पर अड़ंगा लगा दिया है। कई और यूरोपीय देश भी यूक्रेन की मदद से पीछे हट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए जमीन पर हालात ठीक नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यूक्रेन के मिलिट्री चीफ वैलेरी ज़ालुझनी ने खुद बेहद चौंकाने वाला दावा कर दिया है। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ ने कहा, यूक्रेन की फौज में नई भर्ती बेहद कम हो चुकी है। जंग में नुकसान से आर्मी बेहद हताश है। यूक्रेन ने कई बड़े जनरल और मिड रैंक अफसर खो दिए हैं। आज नहीं तो कल ये नौबत भी आ सकती है कि हमारे पास जंग लड़ने के लिए सैनिक ही ना हो। F-16 आने से बेशक यूक्रेनी फौज का आत्मबल बढ़ेगा, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग अलग बात है और जंग में रूसी जेट्स का मुकाबला करना अलग बात। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ के इन बातों में सच्चाई भी दिख रही है, क्योंकि पिछले 1 साल में यूक्रेन सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके से रूसी फौज को खदेड़ने में कामयाब रहा है, जबकि कोस्ट लाइन, क्रीमिया और साउथ यूक्रेन से रूसी फौज को पीछे हटाना अब उसके लिए सपने जैसा लग रहा है। वहीं साल 2024 के ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर भीषण बमबारी का नया फेज शुरू कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल और हमास वॉर में उलझा हुआ है, तो वहीं पुतिन ने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है जिससे पश्चिमी देशों को यह सिग्नल जाए कि यूक्रेन की मदद से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसे में यूक्रेन की हार लगभग तय दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 1 महीने से इजराइल को जिस याह्या सिनवार की तलाश थी, उसकी लोकेशन अब आईडीएफ को मिल चुकी है। इजराइल का दावा है कि बहुत जल्द आईडीएफ जवानों के हाथ सिनवार की गर्दन पर होंगे। इधर अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका इजराइल को 150 मिलियन के हथियार देने वाला है और इसके बाद हमास ने भी साफ कह दिया है कि उसे किसी भी कीमत पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में गाजा के वॉर ग्राउंड की आग और ज्यादा भड़कने वाली है। बीते 85 दिनों से गाजा का वॉर ग्राउंड धधक रहा है। इजराइल की वायुसेना गाजा के शहरों को तबाह कर रही है। तो हमास के लड़ाके इजरायली टैंकों के परखच्चे उड़ा रहे हैं। इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं।
कब्रिस्तान बन चुके गाजा से बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 4% आबादी या तो मारी जा चुकी है, घायल है या फिर लापता है। गाजा में मौत का आंकड़ा 21,500 से ज्यादा पहुंच चुका है। मगर यह आंकड़ा गाजा में हुए नरसंहार का महज ट्रेलर भर है। गाजा में आने वाला असली तूफान अभी बाकी है। आने वाले दिनों में मौत और मातम का यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल अमेरिका इजराइल को 150 मिलियन के हथियार भेजने वाला है। एक हफ्ते के अंदर हथियारों का नया स्टॉक तेल अवीव पहुंच जाएगा। M107 प्रोजेक्टाइल बम देने वाला है। इन बमों को खास तौर से दुश्मन के ठिकानों और वाहनों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक सीमित इलाके में ज्यादा तीव्रता के साथ तबाही मचाते हैं। साफ है, इजराइल की वायुसेना आने वाले दिनों में इन्हीं M10 प्रोजेक्टाइल बम का इस्तेमाल करने वाली है। इधर गाजा में इजराइल की ग्राउंड फोर्स भी एक्टिव है। वो लगातार गाजा में याह्या सिनवार की लोकेशन तलाश रही है। 29 दिसंबर के दिन इजरायली ग्राउंड फोर्स को याह्या सिनवार का एक और ठिकाना मिला, मगर इजरायली जवानों के पहुंचने से पहले ही सिनवार यहां से भाग चुका था। इजराइल को खबर मिली थी कि सिनवार उत्तरी गाजा की एक सुरंग में छिपा है। रेड के दौरान एक अपार्टमेंट में हमास की सुरंग मिली। इस सुरंग की लंबाई 218 मीटर थी। सुरंग में हर तरह की सुविधा मौजूद थी। दावा है कि याह्या सिनवार इसी सुरंग में छिपा हुआ था। ताजा इनपुट के मुताबिक सिनवार अभी उत्तरी गाजा में ही छिपा है। इसीलिए इजरायली ग्राउंड फोर्स उत्तरी गाजा में जगह जगह रेड कर रही है। इजराइल जहां गाजा में रुकने के लिए तैयार नहीं है, वहीं हमास ने भी इजराइल के साथ संधि से साफ साफ इनकार कर दिया है। हमास लीडर ओसामा हमदन ने कहा, हम सभी मध्यस्थ देशों को सूचित करना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता इजराइल को रोकना है। हम गाजा पर हमलों को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं। फिलहाल इजराइल से मध्यस्थता संभव नहीं है। साफ है, हमास भी ठान चुका है कि इस बार इजराइल को गाजा से यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा। हमास जहां मध्यस्थता से इनकार कर चुका है, वहीं इजराइल पर बड़े हमले भी कर रहा है। दीर अल बलहा में हमास लड़ाकों ने इजराइल के कई टैंकों को तबाह कर दिया। खान यूनिस में भी यासीन रॉकेट से एक इजरायली टैंक के परखच्चे उड़ा दिएगा। हमास लड़ाकों ने तेल अवीव पर भी ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को हथियारों की नई खेप मिली है, जिसे समंदर के रास्ते ईरान से गाजा पहुंचाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि गाजा में हमास का साथ देने के लिए हूती लड़ाकों को भी भेजा गया है। यही वजह है कि हमास जहां मध्यस्थता से इनकार कर रही है, वहीं इजराइल के खिलाफ पहले से ज्यादा आक्रामक भी हो चुका है। TV9 भारतवर्ष। जिनपिंग ने अपना रक्षा मंत्री बदल दिया है। पुराने को हटाकर नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। जो अब तक चीन की नेवी के चीफ थे, उन्हें चीन का रक्षा मंत्री बना दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर चीन ने यह बड़ा और चौंकाने वाला फैसला क्यों किया है? इस कदम के पीछे जिनपिंग की कौन सी चाल है? समंदर में ड्रैगन इसी तरह का तूफान ला सकता है। इसी तरह विध्वंस कर चीन ताइवान को मिटा सकता है।
ताइवान स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक जिनपिंग बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। जिनपिंग के इस खतरनाक प्लान का खुलासा उस वक्त हुआ जब चीन के नए रक्षा मंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई। एडमिरल डोंग जुन यही होंगे चीन के नए रक्षा मंत्री। अब तक डोंग जुन चीन की नेवी के चीफ थे, लेकिन अब उन्हें चीन के रक्षा मंत्रालय की कमान सौंप दी गई है। सवाल यह है कि आखिर जिनपिंग ने नेवी चीफ को ही रक्षा मंत्री बनाने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब मिलता है इतिहास के पन्नों से।